हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं डेली की तरह आपके लिए रात 10 बजे लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बेहतरीन सीरीज, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। क्या होती है पंचायत, उसके कार्य क्या होते हैं, पंचायत का संगठन कैसे हुआ, उसकी संरचना कैसे हुई, उसमें क्या क्या कमियां हैं, अभी तक हमने यूपीएससी के हिसाब से पढ़ा। अब पंचायत के संवैधानिक उपबंध पढ़ेंगे। तो आइए पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं। अगर किसी भी बच्चे को पूरा डिटेल बैच चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो वो अपना प्ले स्टोर से आज ही शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप केवल 799 में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, भारतीय संविधान और उसकी राज व्यवस्था को डिटेल में पढ़ सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी। उसके बाद अन्य राज्य एग्जाम, कोई भी स्टेट एग्जाम है, कोई भी सेंट्रल एग्जाम है, आप उसको आराम से पॉलिटी उसमें से कर दोगे। उसके बाद है शशांक सर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 999 फीस है। सुदीप सर साइंस पढ़ा रहे हैं 499 में। तो ये आपके लिए पैकेज है और इतना सस्ता कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने स्थानीय स्वशासन बताया कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन कितनी तरीके का होता है, एक ग्रामीण, एक शहरी। ग्रामीण को पंचायत बोलते हैं और शहरी को नगर पालिकाएं, नगर निगम। उसके बाद लॉर्ड रिपन को पंचायत का जनक कहा जाता है भारत में, और गांधी के विचारों पर पंचायत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर पंचायत को जोड़ा गया, जिसमें त्रिस्तरीय था, ग्राम, ब्लॉक, जिला। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली पंचायत बनी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भारतीय संविधान में जगह मिली और इसकी जो विशेषताएं वो हमने डिटेल में पढ़ी। उसके बाद आरक्षण पढ़ा, वित्त आयोग पढ़ा, निर्वाचन आयोग पढ़ा। उसके बाद हमने ग्रामीण स्तर पर कल राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण, प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण और वित्त शक्ति का हस्तांतरण पढ़ा। जब तीनों शक्तियों का हस्तांतरण पढ़ा, उसके बाद हम आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आज वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे पंचायत का गठन हुआ हमारे संविधान में। तो देखिए, 1952 और 1953 में प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार थी, यानी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब 1952-53 में कांग्रेस की सरकार थी, तो गांधी के विचारों को लागू करने के लिए और अनुच्छेद 40 निदेशक तत्वों में जो प्रावधान है उनको लागू करने के लिए नेहरू सरकार ने 2 कार्यक्रम बनाए, 2 विकास कार्यक्रम बनाए, 2 डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। सबसे पहला था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरा था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। और दोनों कार्यक्रम बड़े अच्छे थे, लेकिन ये दोनों विकास कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पर फिट नहीं बैठ पाए और दोनों कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजना है, लेकिन दोनों ही फेल हो गए। जब दोनों ही फेल हो गए, तो उसके बाद भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जनवरी 1957 में एक समिति का गठन किया, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। आप देख सकते हो, ये है बलवंत राय मेहता समिति, यानी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसको बलवंत राय मेहता समिति कहा गया। और उनसे कहा कि आप हमें एक रिपोर्ट बना के दो, आप जांच कीजिए और आप रिपोर्ट बना के दो कि ग्रामीण स्तर में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम कैसे सुलझाएंगे और ग्रामीण स्तर पर स्वशासन कैसे आएगा, क्या करें। उसके बाद जून 1958 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिशें दी। जून 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें आई और उन सिफारिशों के अकॉर्डिंग, उन सिफारिशों के अनुसार पंचायत को भारत में लागू किया गया। तो आइए आज हम बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें देखेंगे। फिर उसके बाद उनमें कुछ कमियां थी और सुधार करने के लिए अशोक मेहता समिति बनी, उसमें भी और सुधार करने के लिए जीवीके समिति बनी। फिर उसके बाद एलएम सिंघवी समिति बनी, गिडगिल समिति बनी, और उन समितियों ने अलग अलग रिपोर्ट दी भारत सरकार को। लेकिन बाद में एलएम सिंघवी समिति के अनुसार और उनकी सिफारिशों को लागू करते हुए 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में पंचायत का प्रावधान दिया गया। तो सबसे पहले हम बलवंत राय मेहता समिति का गठन देखते हैं और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश देखते हैं। अब बलवंत राय मेहता समिति ने 1958 में जो भारत सरकार को सिफारिशें दी, रिकमेंडेशन दिया,
कि आप स्थानीय स्वशासन कैसे लागू करोगे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप एक लोकल गवर्नमेंट बनाइए, एक स्थानीय सरकार बनाइए और उसमें जनता की भागीदारी दीजिए, चाहे वो नियम बनाने में या उसके क्रियान्वयन में, और उसको कहा जाएगा पंचायत। उसको कहा जाएगा पंचायत, यानी आप पंचायती राज का गठन कीजिए ग्रामीण स्तर पर, जिससे ग्रामीण स्तर पर सुशासन आए और वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के लोकल जो लोग हैं उनकी भागीदारी हो उस सुशासन में। उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, दूसरी सिफारिश की कि आप शक्ति का विकेंद्रीकरण कीजिए। कि शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या होता है, और पूरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि राज्य से कुछ शक्तियां आप स्थानीय सुशासन को दे दीजिए, पंचायत को दे दीजिए, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर। क्योंकि पंचायत राज्य सूची का विषय है, पंचायत पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। तो उन्होंने कहा, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि आप शक्ति का स्थानांतरण कीजिए और पंचायत को, लोकल गवर्नमेंट को आप शक्तियां ट्रांसफर कर दीजिए, वो अपना सुशासन खुद करेंगे। इसी को कहा गया है शक्ति का विकेंद्रीकरण, की एक जगह केंद्रित कर दो शक्ति को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में कभी भी आ जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो वो उत्तर है शक्ति का विकेंद्रीकरण। सीधा प्रश्न आता है, कई बार आया हुआ है, इसको जरूर याद रखना है। तो एक स्थानीय सुशासन बनाओ जिसका नाम पंचायत हो, दूसरा शक्ति का विकेंद्रीकरण करो, और जो पंचायत बनाओगे आप वो 3 स्तर की बनाओ। सबसे पहले निचले स्तर पर होगी ग्राम पंचायत, यानी रूट लेवल पर ग्राम पंचायत होगी, जिसका काम एग्जीक्यूटिव होगा, कार्य करना, विकास करना। दूसरा होगा ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, जो मध्यवर्ती स्तर पर होगा। इसका काम होगा प्रशासन करना और देखरेख करना कि पंचायत क्या कार्य कर रही है। और तीसरा होगा जिला परिषद। जिला परिषद नियम बनाएगी और प्रशासन करेगी। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिससे कि अच्छी तरह सुशासन हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। तो बलवंत राय मेहता ने ये सिफारिशें दी। उसके बाद बलवंत राय मेहता की सभी सिफारिशों को भारत सरकार ने मान लिया, और जब मान लिया तो उसके बाद, क्योंकि गांधी जी के विचार थे पंचायत को जोड़ना, तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली पंचायत बनी। यहां से प्रश्न आ जाता है कि भारत की पहली पंचायत कब बनी, 2 अक्टूबर 1959, या फिर आएगा राजस्थान के नागौर जिले में जो पंचायत बनी वो कैसी थी, त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। या फिर प्रश्न आएगा कि राजस्थान में पंचायत किन की सिफारिशों पर बनी, तो वो थे बलवंत राय मेहता समिति। अब बन गई राजस्थान में। उसके बाद इस मॉडल को आंध्र प्रदेश ने अपनाया, उसके बाद असम ने अपनाया, और धीरे धीरे पंचायत बनती चली गई। पूरे उत्तर भारत में पंचायत बन गई। याद रखिएगा, अभी भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू किया है और पंचायत बनाई है। उसके बाद अब उसमें और सुधार करने के लिए सरकार आ गई जनता पार्टी की, और जनता पार्टी सरकार ने दिसंबर 1977 में पंचायत में और सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नाम था अशोक मेहता समिति, कि इसमें और सुधार किया जाए। जो बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें और सुधार किया जाए, इसीलिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में भारत सरकार को दी, 1978 में, और सिफारिशें की कि जो पंचायत है उसको त्रिस्तरीय ना करके 2 स्तरीय किया जाए। यानी उन्होंने कहा जो ब्लॉक समिति है, जो आपकी ब्लॉक समिति है, यानी जो आपकी पंचायत समिति है, उसको आप हटा दीजिए, पंचायत समिति को हटा दीजिए और मध्यवर्ती स्तर को बिल्कुल खत्म कीजिए। एक तो होगा जिला पंचायत, जिला पंचायत के अधीन सारे ग्राम होंगे, और कई सारों जिलों को मिलाकर मंडल पंचायत होगी। और
ये पंचायत उसमें होगी जहां पर जनसंख्या यानी मंडल पंचायत उस क्षेत्र में होगी जहां की जनसंख्या 15,000 से 20,000 होगी। तो अशोक मेहता समिति ने कहा त्रिस्तरीय की जगह 2 स्तरीय व्यवस्था अपनाओ। आप मध्यवर्ती स्तर को यानी ब्लॉक समिति को, पंचायत समिति को हटा दीजिए, जिसमें जिले के अधीन और कई सारे जिलों को लेकर मंडल के अधीन, लेकिन मंडल पंचायत में जो जनसंख्या होगी वो कम से कम 15 से 20,000 होनी चाहिए। उसके बाद मंडल पंचायत में कम से कम 15 सदस्य होंगे। ये अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी कि मंडल पंचायत के जो सदस्य होंगे वो 15 सदस्य होंगे, जो गांव की जनगणना के आधार पर ग्रामीणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। यानी जो 15 सदस्य होंगे मंडल पंचायत के, वो ग्रामीणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। इसमें 2 महिलाएं और कृषक यानी किसान मजदूर के प्रतिनिधि होंगे। 2 महिलाएं होंगी और किसानों के और मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे। 15 सदस्य, जिसमें 2 महिलाएं कम से कम होंगी और किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे। उसके बाद इसमें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित होगा। यानी कि 15 सदस्य होंगे मंडल पंचायत में और उसमें 2 महिलाएं, कृषक मजदूर के प्रतिनिधि होंगे और SC ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित होंगे। तीसरी सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पंचायत है उसमें राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए। यानी कि जो जिला पंचायत होगी, जिला पंचायत उसमें विधायक को अध्यक्ष होना चाहिए और जो मंडल पंचायत होगी उसमें सांसद को अध्यक्ष होना चाहिए। यानी राजनीति की भागीदारी होगी तो ही विकास हो पाएगा गांव का। उसके बाद चौथा कहा उन्होंने, अशोक मेहता समिति ने, कि पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं को कर आरोपण के रूप में से शक्ति प्रदान करनी चाहिए, जिससे ये संस्थाएं राज्य सरकार के अनुदान पर ही मात्र निर्भर न रह पाएं और खुद अपनी आय का स्रोत बना सकें। यानी अशोक मेहता समिति ने कहा आप ऐसी व्यवस्था करो जिससे पंचायत राज्य सरकार के ऊपर निर्भर ना हो, पंचायत अपने ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लगा पाए और जो टैक्स का पैसा आएगा उसे विकास कार्यों में लगाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में यानी पंचायती राज व्यवस्था में एक न्याय पंचायत होनी चाहिए। न्याय पंचायत का अर्थ है कि क्योंकि आपको पता है कोई भी किसान होगा, अगर किसान के ऊपर कोई भी केस हो गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादातर साक्षर नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी हो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में खेती को लेकर और खेती के साथ साथ और जगहों को लेकर। तो जब किसानों में झगड़ा हो जाता है या कोई भी विवाद हो गया तो किसान सीधे पुलिस में जाएंगे और पुलिस के द्वारा वो कहाँ जाएगा, न्यायालय में। अब लाखों करोड़ों केस वैसे ही न्यायालय में पेंडिंग होते हैं और किसानों के केस भी अगर न्यायालय में चले गए तो किसान क्या करेगा। उसके बाद उसका पैसा लगता रहेगा, खेत बिकेगा, धीरे धीरे व्यवस्था खराब होती चली जाएगी और जीवन और उनके बच्चों का जीवन का क्या होगा। तो उन्होंने कहा न्याय पंचायत का गठन करो। न्याय पंचायत का काम होगा केवल विवाद को सुलझाना, सजा देने का प्रावधान न्यायाधीश को होगा। यानी छोटा मोटा मामला है तो न्याय पंचायत ही सुलझाएगी। तो ये सिफारिशें अशोक मेहता समिति ने की। क्या क्या? जिला पंचायत, मंडल पंचायत, ब्लॉक समिति, मध्यवर्ती स्तर को हटा दिया जाए। 15 सदस्य होंगे जिसमें मजदूर, कृषक और महिलाएं होंगी। राजनीतिक दलों की भागीदारी हो और टैक्स लगाने की पावर दी जाए जिसमें राज्य के ऊपर निर्भरता ना हो और न्याय पंचायत हो। अब लेकिन जैसे ही अशोक मेहता समिति की सिफारिश आई 1978 में, भारत सरकार ने, मोरारजी देसाई सरकार ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि नहीं, इन सिफारिशों को नहीं माना जाएगा। तो अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को नहीं माना गया और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मानते हुए पंचायत में स्थानीय सुशासन दिया गया, क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी दी गई। उसके बाद इसमें और सुधार करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 1985 में एक समिति बनाई जिसका नाम था GVK राव समिति और उनसे कहा कि आप हमें सिफारिश दीजिए,
आप जांच कीजिए कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है। अब जीवी के राव समिति ने कुछ सिफारिशें दी। जीवी के राव समिति ने सबसे पहले कहा कि जिला स्तरीय निकाय, जो जिले पर निकाय होगा, जिले पर जो निकाय होगा अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। उन्होंने कहा ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिले को ज्यादा पावर दी जाए, सभी शक्तियां जिले को दी जाएं। दूसरा उन्होंने कहा जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा अपनी रिपोर्ट में कि पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचित होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि पंचायत के चुनाव होते थे 15 साल में, 20 साल में। बिहार में तो बहुत लेट चुनाव होते थे, क्योंकि राज्य सूची का विषय है पंचायत और राज्य अपनी मर्जी से करेगा। तो जीवी के राव समिति ने कहा 1985 में कि पंचायत के चुनाव नियमित होने चाहिए, या तो 5 साल बाद करो या 4 साल बाद करो, पर नियमित होने चाहिए लगातार। उसमें एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। यह जीवी के राव समिति ने सिफारिश दी। जिले को ज्यादा पावर दिया जाए, विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जाए और पंचायती राज संस्थानों में नियमित चुनाव कराए जाएं। उसके बाद इनमें से कुछ सिफारिशें भारत सरकार ने मानी और सुधार करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एक और समिति बनाई, LM सिंघवी समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये LM सिंघवी समिति ने जो सिफारिशें दी भारत सरकार को, LM सिंघवी समिति ने सिफारिशें की कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान से अधिकार मिले, यानी कि उन्होंने कहा संवैधानिक अधिकार मिले। पंचायत पूरे देश में बना तो दी गई है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर, लेकिन इसको संविधान में दर्जा नहीं दिया गया, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया गया, संवैधानिक संशोधन नहीं किया गया। तो क्यों ना इसे संविधान में जगह दी जाए और कुछ नियम ऐसे बनाए जाएं जो राज्यों को मानने के लिए महत्वपूर्ण हो। तो LM सिंघवी समिति की सिफारिशों पर ही 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को भारतीय संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में जगह दी गई। तो इसको जरूर याद रखना कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायत को संविधान में जगह दी गई। तो सिंघवी समिति ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक अधिकार मिले, महिलाओं को एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मिले। उन्होंने अपनी सिफारिश में कहा जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में और जो SC ST हैं उनको रिजर्वेशन मिले उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हजारों सालों से शोषित हैं। महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती है, कार्य नहीं करती, तो वो भी शोषित है, वो दुर्बल वर्ग में आ गई। तो जनसंख्या के हिसाब से इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, जिससे इन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। तो सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जे की मांग की और महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिले, ये व्यवस्था की। सिंघवी समिति की सिफारिशों को मानते हुए नरसिम्हा राव सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलवाया और उसके लिए किया गया 73वां संविधान संशोधन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी तक पंचायत को संविधान में जगह नहीं दी गई थी, सुधार के लिए अलग अलग समितियां रिपोर्ट कर रही थी, सिफारिश कर रही थी। तो उसके बाद LM सिंघवी समिति की सिफारिशों को देखते हुए 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में और भारतीय संविधान का भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए कि पंचायत के क्या क्या कार्य होंगे। और भाग 9 में अनुच्छेद 243A से लेकर अनुच्छेद 243O तक पंचायत के कार्य, पंचायत का संगठन, उसकी संरचना, ये सब दिया गया। तो आज जो हमें पढ़ना है वो आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक पढ़ना है। आइए देखते हैं कि क्या कहता है अनुच्छेद 243A। उससे पहले हमें एक समिति और जान लेनी चाहिए जिसका नाम है थुंगन समिति। 1988 में थुंगन समिति का गठन हुआ और उन्होंने सिफारिश क्या दी। 1988 में संसद की सलाहकार समिति के उप समिति PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई।
इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए कि कैसे कैसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, आरक्षण हो। वही सिफारिशें जो और समितियां देती आई थी। उसके बाद और सुधार करने के लिए 1988 में 1988 में एक और समिति बनी, गडगिल समिति। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रश्न आ सकता है कि पंचायत से जुड़ी हुई इनमें से कौन सी समिति नहीं है। तो अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीवी के राव समिति, थुंगन समिति और गडगिल समिति। 1988 में गडगिल समिति को बनाया गया और वी.एन. गडगिल की अध्यक्षता में इस समिति के नीति एवं कार्य समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। अब देखिए उन्होंने क्या क्या सिफारिश की। उन्होंने कहा गांव, प्रखंड तथा जिले स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। उन्होंने बलवंत राय मेहता समिति की बात को दोहराया। गडगिल समिति ने कहा ग्रामीण क्षेत्र पर ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, मध्यवर्ती स्तर और जिला परिषद त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कम से कम 5 साल के लिए एक पंचायत बने। लेकिन संविधान में ये जिक्र है कि पंचायत पहले भी भंग हो सकती है और 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा और जो नई पंचायत बनेगी उसको पिछली पंचायत का बचा हुआ समय ही मिलेगा। तो उन्होंने कहा, गडगिल समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायत के चुनाव के लिए पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होना चाहिए। तो गडगिल समिति ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सिफारिशें दी। इनकी सिफारिशों को भी माना गया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 में कौन कौन से अनुच्छेद जुड़े और उनके प्रावधान क्या थे। इसका व्यवहारिक रूप मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं क्या थी, आरक्षण कैसे मिला, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ग्रामीण क्षेत्रों पर शक्तियों का हस्तांतरण कैसे हुआ और पंचायत की कमियां। अब हम संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट की पंचायत क्या है, स्थानीय स्वशासन, नियम बनाने में और उसके क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। अनुच्छेद 243 क यानी ए में ग्राम सभा का गठन है। अब ये ग्राम सभा क्या होती है, तो देखिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मान लो 2000 जनसंख्या है ग्राम में, एक पंचायत में, उसमें 2000 में से 1000 लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो वही मत देंगे और उन्हीं 1000 लोगों को कहा जाएगा ग्राम सभा। यानी गांव के विधिक मतदाता, लीगल वोटर्स से मिलकर ग्राम सभा बनती है। तो गांव में जो वोटर्स होते हैं, कानूनी जो मतदाता होते हैं, जिनका लिस्टेड होता है नाम, वो होती है ग्राम सभा। और उनमें से ग्राम पंचायत के भी सदस्य होते हैं। तो अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का गठन किया गया। अनुच्छेद 243 बी में पंचायत का संविधान में गठन, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति। अनुच्छेद 243 बी में संविधान में किस तरीके से गठन किया जाएगा पंचायत का, त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति या जिला परिषद, ऐसे ऐसे गठित हुआ जाएगा। जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक होगी उसी राज्य में ब्लॉक समिति बनाई जाएगी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 बी में लिखा गया है कि पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाएगा। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक होगी उस राज्य में ब्लॉक पंचायत यानी ब्लॉक समिति मध्यवर्ती स्तर लगाया जाएगा। अन्यथा जिस राज्य की 20 लाख से जनसंख्या कम है उसमें 2 स्तरीय होगी, पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, उसमें मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। ये याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस राज्य में मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा, तो जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी उसमें नहीं होगा। उसके बाद अनुच्छेद 243 सी में लिखा गया है पंचायत की संरचना, कि पंचायत की संरचना कैसे कैसे होगी, कैसे गठन होगा, क्या क्या काम होंगे। अनुच्छेद 243 डी में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति
जनजाति एवं महिलाओं का आरक्षण होगा। उसमें लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाता है कई बार कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं का आरक्षण पंचायत में किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243D यानी अनुच्छेद 243 घ। उसमें लिखा गया कि जनसंख्या के हिसाब से पंचायत में आरक्षण होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या, कुल जनसंख्या में 20% अनुसूचित जाति हैं, SC हैं, तो उनको 20% सीटें रिजर्व होंगी। 30% जनजाति हैं, 30% सीटें रिजर्व होंगी जनजातियों की। और महिलाओं की, वुमेन्स की कम से कम 1/3 यानी 33% आरक्षण होगा कम से कम, और वो हर श्रेणी में दिया जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य में। ज्यादा कितना भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। बिहार और कई सारे राज्यों में 50% से भी आरक्षण महिलाओं का है। उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है, अनुच्छेद 243 का जी, पंचायत की शक्तियां, कि पंचायत की क्या क्या शक्तियां होंगी, उसकी जिम्मेदारी, और इसका विवरण 11वीं अनुसूची में दिया गया है कि पंचायत की क्या क्या शक्तियां होंगी, उसका जिम्मेदारी और उसके जो कार्य होंगे, किन विषयों पर पंचायत कार्य करेगी, ये 11वीं अनुसूची में है। और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। उसके बाद अनुच्छेद 243 का H, कर को एकत्रित करना, टैक्स इकट्ठा करना, पंचायत में चुंगी लगाकर, सिंचाई के लिए अगर काम हो रहा है, नहर की खुदाई हो रही है, तो थोड़ा सा टैक्स लगाकर। तो 243H में लिखा हुआ है कि पंचायत कर एकत्रित करने का अधिकार होगा। उसके बाद अनुच्छेद 243I, पंचायत राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, यानी पंचायत के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। राज्य में एक वित्त आयोग बनाया जाएगा जिसको राज्यपाल नियुक्त करेगा, और 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होगा, जिसकी नियुक्ति एवं पदमुक्ति राज्यपाल करेगा। और इसका कार्य मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि राज्य वित्त आयोग का जो कार्य है वो है राज्य सरकार को सलाह देना कि बजट में पंचायत के लिए कितना धन आवंटित किया जाए। उसके बाद टैक्स लगाना और राज्य और केंद्र के बीच कर का डिवाइजन करना, उनको सलाह देना। उसके बाद अनुच्छेद 243K में है, राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। अनुच्छेद 243K में लिखा हुआ है कि राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा और वो स्वतंत्र होगा, राज्य सरकार की उस पर हस्तक्षेप नहीं होगा। उसको उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरीके से उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, संसद हटाएगी, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं हटाएगा। यानी राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद की सलाह पर हटाया जाएगा। और कैसे हटाया जाएगा? जिस तरीके से हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। तो ये प्रश्न आते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। उसके बाद है अनुच्छेद 243M। 243M में यह दे रखा है कि पंचायत के संवैधानिक प्रावधान लागू नहीं होंगे। जो पंचायत के संवैधानिक प्रावधान है वो कहां कहां लागू नहीं होंगे, यानी पंचायत के जो प्रावधान है संविधान में वो पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन कहां कहां लागू नहीं होंगे, वो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। इसीलिए नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायत है ही नहीं। उसके बाद दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र, यानी पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र 5वीं अनुसूची एवं 6वीं अनुसूची में जो व्यवस्था है उस पर भी लागू नहीं होंगे। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति जनजाति के प्रबंधन, और उसके बाद असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जनजातियों का प्रबंधन, उसमें भी पंचायत के संवैधानिक प्रावधान लागू नहीं होंगे। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जो जाति है उसका आरक्षण लागू नहीं होगा। तो अनुच्छेद 243M भी महत्वपूर्ण है। यहां से पूछ लिया जाएगा कि पंचायत के संवैधानिक प्रावधान कहां पर लागू नहीं होते हैं या फिर ये किस अनुच्छेद में है। आइए अनुच्छेद 243 का N देखते हैं। अनुच्छेद 243 का N कहता है कि विद्यमान, मुझे आशा है कि आपको सभी चीजें एकदम सहज और सरल तरीके से समझ में आ रही होंगी, एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूं, और इससे पहले पूरा पेपर 2 के लिए पॉलिटी पढ़ा चुका हूं। अब हम पढ़ा रहे संवैधानिक उपबंध, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे सर आर्टिकल पढ़ा दो। हालांकि आर्टिकल मैं पहले भी पढ़ा चुका था इंपॉर्टेंट, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कुछ कह रहे हैं तो उनको भी पूरा कर दिया जाए।
ठीक है, तो मेहनत कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इससे आसान कुछ नहीं है। अनुच्छेद 243 एन में विद्यमान विधियों का एवं पंचायतों का बना रहना, यानी विद्यमान जो विधियां, जो कानून विद्यमान है संविधान में, और पंचायतों का बना रहना अनुच्छेद 243 एन में है। और अनुच्छेद 243 ओ भी महत्वपूर्ण है। पंचायत से चुना हुआ, पंचायत के चुनाव से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद न्यायालय में जाएगा और न्यायालय का वर्णन इसमें दिया हुआ है। यानी मान लो पंचायत में कोई विवाद हो गया तो किस न्यायालय में जाएगा, न्यायालय से जुड़े हुए प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। तो ये थे अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक। और ये टोटल कितने अनुच्छेद हैं? ये टोटल है 16 अनुच्छेद। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सारी समितियों की रिपोर्ट पढ़ी, किस किस समिति के आधार पर पंचायत बनाई गई। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा LM सिंघवी समिति की रिपोर्टों को अब लागू किया गया और संविधान संशोधन करके भाग 9 11वीं अनुसूची में पंचायत को जगह दी गई। उसके बाद अनुच्छेद 243 ए से ओ तक हमने प्रावधान पढ़े और 16 अनुच्छेद पढ़े। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को डिटेल में समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और आज ही प्ले स्टोर से शशांक IAS एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस पर मेरा बैच केवल 799 में चल रहा है, डिटेल बैच। ज्यादा बातें नहीं होंगी, फालतू बातें नहीं होंगी, केवल पढ़ाई होगी। तो पढ़िए, लिखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। केवल 799 में शशांक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 999, सुदीप सर साइंस पढ़ा रहे हैं 499 में। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।